नमस्कार। तारीख 15 अक्टूबर, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। कार्यक्रम में आज बात कनाडा भारत के बीच एक बार फिर तल्ख हुए रिश्ते और बेरूत में तेज होते इजरायली हमलों की। निज्जर हत्या मामले में बद से बदतर हुए भारत कनाडा के रिश्ते। कनाडाई प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भारत सरकार ने की बड़ी गलती। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error. क्या होगा भारत का अगला कदम और किस ओर जा रहे हैं भारत कनाडा के रिश्ते, विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय। मुझे अचंभा होगा कि भारत अपनी ओर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या होम मिनिस्टर के लेवल पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। ट्रूडो ने किया क्योंकि वो उनकी पार्टी, उनका पूरा देश चुनाव में जाने वाला है। लेबनान में इसराइल के ताजा हवाई हमले में 24 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, उच्च स्तर पर जांच की जरूरत। This was a decision that was very carefully considered based on a number of elements and criteria. Of course, safety and security of the peacekeepers. एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने जो कहा उसकी भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुमिरनप्रीत कौर से। दक्षिणी इसराइल के तटीय शहर अशदोद में आज गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक इजरायली पुलिस अधिकारी समेत 5 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इजरायली पुलिस का कहना है कि पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने के बाद बंदूकधारी ने आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं मार गिराया। हमास ने इस हमले को साहसी बताया है। वहीं इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा है कि हमले की जिम्मेदारी जिसने भी ली है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कभी भी अपनी मंशाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। In the last 2 weeks alone, we have faced almost daily. डेविड मेंसर कह रहे हैं, पिछले 2 सप्ताह में हमने लगभग हर दिन हमलों का सामना किया है। हम जानते हैं कि ये चरमपंथी इसराइल के अंदर से ही इसराइल के लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल बेहद हाई अलर्ट पर हैं। हमास और ईरान लगातार उकसाने वाला काम कर रहा है। वे और हिंसा चाहते हैं कि और नागरिक मारे जाएं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। अमेरिका ने कहा है कि ऊंचाई में इस्तेमाल होने वाली सुरक्षा बैटरी को संचालित करने वाली अमेरिकी सेना की एक टीम ने इसराइल पहुंचना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में और अमेरिकी सैन्यकर्मी इसराइल जाएंगे। हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस बैटरी सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को विफल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे ईरान पर इसराइल के किसी भी जवाबी हमले से पहले काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दबाव के कारण ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला न करने का फैसला लिया है। उत्तर कोरिया ने अपने संबंध तोड़ने के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा के पास कई सड़कों को ध्वस्त कर दिया है। उसके सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कई गोलियां चलाई। पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने कहा कि वे उन सारे कनेक्शंस को खत्म कर देगा जिनका इस्तेमाल दोनों देशों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने तनाव बढ़ने के प्रति चेतावनी दी। 作为半岛近邻，中方关注半岛局势发展和朝韩关系动向。माओनिंग कह रही हैं, एक पड़ोसी के रूप में प्रायद्वीप की बदलती स्थिति और उत्तर दक्षिण कोरिया के संबंधों में बदलाव और तनाव पर चीन ध्यान दे रहा है। प्रायद्वीप में तनाव किसी के हित में नहीं, इसे और बढ़ने से रोकना प्राथमिकता है। प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने और प्रायद्वीप के मुद्दे के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने पर चीन की स्थिति वही रहेगी। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस लक्ष्य के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने आज आर्थिक सुधार एजेंडा को लेकर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिन के अंदर विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से 228 राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने का निर्देश दिया है। हाल ही में विश्व बैंक ने बताया है कि मालदीव इस वक्त अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई चुनौतियों को झेल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए शख्स राम गोपाल मिश्रा के पिता ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उन्हें सजा मिले। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन किया और मिलने के लिए भी बुलाया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर फिर से प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसी की पुरानी रणनीति है जो सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। तो आज की देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें अभी आपने सुनी सिमरनप्रीत कौर से। अब कार्यक्रम के पहले पड़ाव पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बार फिर भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों की चर्चा क्यों हो रही है, वजह क्या है और इससे कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर क्या असर होगा। सोमवार यानी कल देर शाम की बात है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वो कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला ले रही है। इस फैसले के पीछे की वजह ट्रूडो सरकार के रवैये को बताया गया। मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में लिखा कि उन्हें कनाडा की वर्तमान सरकार पर भरोसा नहीं है। वहां की सरकार भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है और भारत को जवाब देने का अधिकार है। साथ ही मंत्रालय ने कनाडा के दिल्ली स्थित उच्चायोग को भी समन भेजा, जिसके बाद दिल्ली में कनाडाई मिशन के सीनियर राजनयिक स्टीवर्ट व्हीलर ने कहा, The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible. स्टीवर्ट व्हीलर कह रहे हैं, भारत लंबे समय से जो मांग कर रहा था, कनाडा ने वो मांग पूरी कर दी है। कनाडा ने कनाडा की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट और उनके भारत की सरकार से संबंध से जुड़ा ठोस सबूत सौंप दिया है। अब बारी भारत की है कि वो इस पर कदम उठाए। ये दोनों देशों और वहां की जनता के हित में होगा। कनाडा इस मामले में सहयोग करने के लिए तैयार है। सिमरन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में आगे कहा कि हमें रविवार को कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था। इसमें बताया गया है कि कनाडा में चल रही एक जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों का जुड़ाव सामने आया है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से नकारती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। इसी के साथ भारत सरकार ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हें 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन प्रेरणा, यहाँ अगर कनाडा की सरकार की माने तो भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को बुलाया नहीं, बल्कि वहाँ की सरकार ने उन्हें निष्कासित किया है। कल देर रात कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत के आपसी संबंधों और व्यापार का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उनकी सरकार के सामने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error. ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ये सोचकर बुनियादी गलती की कि वो कनाडा की जमीन पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करने में शामिल हो सकता है। ये किसी भी देश या किसी भी लोकतंत्र के लिए जहां कानून का राज है बिल्कुल अस्वीकार्य है। यही वजह है कि हमने ऐसे जरूरी कदम उठाए हैं। यही वजह है कि हमारी पुलिस ने आज खुलकर भारतीय राजनयिकों के खिलाफ बोलने का फैसला लिया है, जो कनाडाई नागरिकों से जुड़ी जानकारियों को संदिग्ध और अवैध तरीकों से जुटा रहे थे और फिर इन जानकारियों को उन आपराधिक संगठनों को मुहैया करा रहे थे जो कनाडाई लोगों के खिलाफ हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। ये थे जस्टिन ट्रूडो के शब्द। सिमरन, बीते साल जून महीने में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार भारत की ओर उंगली उठाई थी। ये सितंबर का महीना था 2023 और ट्रूडो जो है वो भारत में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे और फिर यहाँ से जैसे ही वो कनाडा वापस लौटे वैसे ही उन्होंने कनाडाई संसद में खुलकर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने की बात कही। भारत हरदीप सिंह निज्जर को, जैसा कि आप जानती हैं, खालिस्तानी आतंकवादी करार देता रहा है, लेकिन कनाडा का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आज़ादी का हिमायती है। यानी कनाडा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी का हिमायती है और कनाडा किसी को अपनी राय रखने से रोक नहीं सकता। जी खैर, भारत ने हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कनाडाई सरकार से ठोस सबूत मांगे थे और कनाडा ने पहले इन्हें देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो बद से बदतर होते चले गए। कनाडाई सरकार ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने को कहा।
व्यापार समझौते के लिए बातचीत पर रोक लग गई। भारत ने अस्थायी रूप से वीजा प्रक्रिया बंद कर दी। भारत में कनाडाई मिशन से 41 राजनयिकों को वापस जाना पड़ा और नवंबर 2023 तक भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा जो है वो बंद रखी। प्रेरणा, दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। कल अचानक ये मामला फिर से सतह पर लौट आया। कनाडाई सरकार अब कह रही है कि उसने भारत सरकार को हत्या से जुड़े सबूत सौंप दिए हैं। ऐसे में हमने कनाडा में वरिष्ठ पत्रकार जसवीर शमील से पूछा कि वो इस तनाव को आगे कहाँ जाते देखते हैं। देखो, इसमें क्या है कि यहाँ एक पब्लिक इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है फॉरेन इंटरफियरेंस के बारे में, और उसमें सिर्फ इंडिया की इंटरफियरेंस की बात नहीं है, प्राइमरली वो चाइना की इंटरफियरेंस के बारे में बात शुरू हुई थी कुछ साल पहले। तो उसके बारे में एक यहाँ इंडोर जांच के लिए पहले कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, मगर उससे अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने मांग की कि पब्लिक इंक्वायरी, जनतक इंक्वायरी इसके बारे में हो। तो फिर एक कमीशन बनाया गया था लास्ट ईयर। अब वो कमीशन काम कर रहा है और उसने इस साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट देनी, और कल और परसों इस कमीशन के आगे प्राइम मिनिस्टर ने पेश होना है। तो एक तो हमें ये लिंक लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पेश होने से पहले कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहती थी या दिखाना चाहती थी, ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है उसको एड्रेस किया जा सके, क्योंकि कनाडा में एक पब्लिक इशू भी है। स्पेशली चाइना की इंटरफियरेंस के बारे में शुरू हुआ था, मगर बाद में हरदीप निज्जर के मर्डर के बाद इंडिया का भी उसमें नाम आ गया, और अपोजिशन में स्पेशली जगमीत सिंह की पार्टी ने काफी प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि इंडिया का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बाद में ये जो हरदीप निज्जर का जो मामला जब जुड़ गया तो ये मामला गंभीर हो गया। सो अब ये प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर कनाडा में, तो और ये कमीशन की रिपोर्ट दिसंबर में आनी है। तो पॉलिटिकल जो रीजन है उसकी वजह से हमें लगता है कि ये अभी चलता रहेगा, और ये अभी नेक्स्ट ईयर तक तो कम से कम जब तक ये इलेक्शन नहीं होती हमें लगता है कि इशू हॉट रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी पे प्रेशर बड़ा रहेगा अपोजिशन की तरफ से। और चाहे ये सभी मानते हैं हमारे पॉलिटिशियन के कनाडा इंडिया ट्रेड रिलेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कनाडा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हों, मगर पॉलिटिकल प्रेशर भी है और अगले साल अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं है। सो मुझे लगता है कि तब तक तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। सुमरन, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और भारत का आरोप है कि कुछ अलगाववादी सिख जो भारत से विभाजित होकर एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, वो कनाडा में काफी सक्रिय हैं। ये यहाँ भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं पर काम करते हैं, और कनाडा की मौजूदा सरकार यानी ट्रूडो की सरकार उन पर नकेल कसने में नाकाम रही है। तो जाहिर है प्रेरणा, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अब भारत आगे क्या करेगा, और भारत और कनाडा के रिश्ते अब किस ओर जाते दिख रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय से। ये सिलसिला जो है ट्रूडो गवर्नमेंट कब से आई है, सन 2013 या 15 से पड़ी है वहां पे, तब से ये चला ही रहा है ये सिलसिला। ट्रूडो जिस पार्टी के हैं और जो उनकी सोच है, और मोदी गवर्नमेंट का भी वही दौर रहा है, 10 साल से वो हैं, तो सिचुएशन बिगड़ता ही चला गया। आपको शायद याद हो कि ट्रूडो साहब 2018 में आए थे भारत, और कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं था, वो अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ इनका कारण क्या है कि कनाडा में सिख आबादी काफी भारी संख्या में है, और भारत के बाहर अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को हम देखें तो जितने सिख वहाँ हैं उतने कहीं नहीं हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें लगता है कि मिस्टर ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जो कि उनके रिश्ते सिखों के साथ यानी सिख कम्युनिटी के साथ मजबूत बना के न रखे। दूसरी बात यह है कि मुझे अचंभा होगा कि भारत अपनी ओर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या होम मिनिस्टर के लेवल पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। ट्रूडो ने किया क्योंकि वो उनकी पार्टी, उनका पूरा देश चुनाव में जाने वाला है। आज से अक्टूबर सन 25 के पहले चुनाव होने, पहले भी हो सकते हैं, ये लेटेस्ट अक्टूबर तक, यानी पूरा चुनावी माहौल वहां बना है। तो इसीलिए बल्कि उन्होंने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के इस तरह की बात की, डायरेक्ट एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलना ये तो बहुत ही बड़ी बात है।
और हमको लगता है कि पुराने समय में भी दो देशों के बीच रिश्ते जो है कई बार सामान्य से जरा हट जाते थे, सामान्य होने से, लेकिन उनको जो भी समस्याएं हैं उनके साथ डील करने में आपस में बैठ के डिप्लोमेटिक लेवल पे बैठ के बात हो जाती थी कि आपको क्या किस बात से तकलीफ है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोनों देश ये चाहते थे कि हमारी जो रिलेशनशिप गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पर ये है समस्या कि भारत और कनाडा की बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं वही पूछना चाहती हूँ सर कि अभी जो एपिसोड हुआ इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते किस हद तक प्रभावित होंगे? हमको लगता है प्रेरणा के अभी भारत की ओर से कुछ बहुत ज्यादा करने की चेष्टा शायद ना हो, कुछ भी नहीं जी। वो वेट एंड वॉच करेंगे। वो इलेक्शन ट्रेंड्स की ओर उनकी नजर रहेगी कनाडा में कि संभावित रिजल्ट क्या है। अभी उनको लग रहा है कि ट्रूडो की पार्टी जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो मन ही मन चाहेंगे कि कोई और पार्टी आए पावर में, और अगर नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की बात है तो हमको लगता है कि ये लोग 1-8 साल लगभग ये टाल मटोल करेंगे। और चूंकि बहुत सेंसिटिव बायलैटरल टाइज नहीं है जिस तरह से कई और देशों के साथ हैं, पाश्चात्य देशों के साथ या हमारे नेबरिंग देशों के साथ ऐसे हैं, वो कनाडा के साथ नहीं है। वो सिलसिला बहुत पहले टूट चुका था और बल्कि कनाडा जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में बना है वो कनाडा की मदद से बना है, ट्रॉम्बे वाला, सन 60 में। अब ये तो बहुत ही पुरानी कहानी हो गई। उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, उस पर अभी इतिहास पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह के छोटे से डिस्कशन में। लेकिन आपको लगता है कि ये रिश्ते ऐसे ही उठापटक भरे रहेंगे जब तक कनाडा के चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते? हमें लगता है कि चुनाव के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहाँ तक भारत का प्रश्न है वो भी काफी जोर शोर से बात करेंगे क्योंकि वो अपने इलेक्शन को देखकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बात कर रहे हैं वो। तो इसलिए हमें लगता है ये मेगाफोन डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं शायद कनाडा की ओर से या ट्रूडो साहब की ओर से प्रयास वो हो। तो कई सवालों पर और भारत और कनाडा के रिश्तों पर प्रेरणा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय से। और प्रेरणा, यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत के लिए कनाडा एक बहुत अहम पार्टनर है कई एरियाज में। जी, अगर मैं व्यवसाय और ट्रेड की बात करूँ सुमरन उसके लिहाज से, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। कनाडा भारत में 17वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में कम से कम 600 कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि 1000 और कंपनियां यहां अपना कारोबारी अवसर जो हैं वो तलाश रही हैं। भारतीय कंपनियां कनाडा में आईटी, सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में सक्रिय हैं। भारत की ओर से कनाडा को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख आइटमों में आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट शामिल हैं, जबकि भारत कनाडा से दालें, न्यूज़ प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, खनिज, इंडस्ट्रियल केमिकल मंगाता है। वहीं प्रेरणा, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए कनाडा का रुख करते हैं। साल 2022 में अगर वहाँ की उस साल के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की तादाद 3,20,000 से ज़्यादा रही है। ऐसे में आशंका के बादल इन छात्रों पर भी मंडरा रहे हैं जब रिश्तों में इतने बदलाव देखे जा रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हरमिंदर ढिल्लों बताते हैं कि दोनों देशों में तनाव का असर आम लोगों पर ज्यादा होता है। देखो जी, पिछली बार जो होए सी ते हुण भी जो होए, मैनू यही खदशा है कि जिहड़ा असल च इहदी सज़ा जिहड़ी ओह आम लोकां नूं मिलनी है। वीजे बंद हो जाने आ, तुसीं स्टाफ इत्थे घटाता, उत्थे दिल्ली घटाता। तो वो कह रहे हैं कि वीज़ा सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। जो भारतीय छात्र यहाँ पढ़ने के सिलसिले में आते हैं उनके वीज़ा प्रोसेस होने पर असर पड़ सकता है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों में सबसे बड़ी आबादी पंजाबियों की है। जो बुजुर्ग पंजाबी होते हैं वो नवंबर में भारत लौट जाते हैं और फिर मार्च अप्रैल में वापस आ जाते हैं। उनके वीज़ा और उनकी यात्रा इससे प्रभावित हो सकती है, बता रहे थे हरमिंदर ढिल्लों। तो ये थे उतार चढ़ाव से गुजरते भारत कनाडा के रिश्ते। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर।
पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम में आगे बात। The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. लेबनान में जारी इस्राएली हमलों के बीच उत्तरी गजा में बदतर होते हालात। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जान लेते हैं। प्रेरणा, मैं यूट्यूब से शुरुआत कर रही हूँ। तो नवनीत मिश्रा हैं जो एस जयशंकर का पाकिस्तान में एससीओ बैठक में भाग लेना कितना ज़रूरी रहा, वो ये पूछ रहे हैं। प्रवीण धुंगाना हैं जो इंडियंस की बात कर रहे हैं, डॉन विद इंडियंस की बात कर रहे हैं। रमन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरा राम शरण हैं जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की सभी पार्टियां बस अपने मतलब के लिए ऐसे मुद्दे उठाती हैं, बस वो राजनीति का शिकार हो चुका है। वहीं कैप्टन शमशाद हैं, मोहम्मद मियाँ कासमी हैं, मोहम्मद अली हैं, सज्जाद हजवानी हैं जो हमें लिख रहे हैं कि वो ओमान से सुनते आ रहे हैं हमें 1992 से। तो कई सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है तो हमें आगे बढ़ना होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। तो पॉडकास्ट में बात करते हैं लेबनान की और इसराइल की। जी, तो लेबनान में जारी इस्राएली सैन्य कार्रवाई की बात हो रही है। इस्राएली सेना ने अपने ताज़ा बयान में बताया है कि उसने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 200 से ज़्यादा हमले किए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपर्स यानी शांति सैनिक हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि शांति सैनिकों को युद्ध क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। इससे पहले इस्राएली सेना ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में लड़ाकू विमानों और हथियारों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग कर रहा है। जी, जैसा कि इस्राएली सेना ने दावा किया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि उत्तरी लेबनान में हुए हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है और 8 घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल के हवाई हमले में ये जो शहर है उसे कहा जाता है I2, वो एक रिहायशी इमारत पर ये हमले हुए। इस इलाके में ज़्यादातर ईसाई लोग रहते हैं। I2 उन इलाकों से काफ़ी दूर है जहां इसराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस ग्रामीण इलाके में युद्ध की वजह से विस्थापित एक परिवार रह रहा था। इस्राएली सेना ने अब तक इन हमलों के बारे में औपचारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इससे पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बेरूत समेत हर उस इलाके पर बेरहमी से हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि उसे रिपोर्ट्स मिली है कि सोमवार को जो ये उत्तरी लेबनान में हमला हुआ था उसमें मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। एक प्रवक्ता ने सुमरन इस बात पर जोर दिया कि ईसाई बहुल गांव I2 पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संबंध में चिंता पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने हवाई हमले की जांच की अपील की है। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के घायल होने का अफसोस है, लेकिन उन्हें अस्थायी रूप से पीछे हट जाना चाहिए। The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है कि इसराइल ने जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हमला किया, बल्कि इसराइल ने सैनिकों को बार बार नुकसान के रास्ते से और तनाव वाले इलाकों से हटने के लिए कहा था। इसराइल ने बार बार उन्हें लेबनान और इसराइल की सीमा के पास युद्ध क्षेत्र को फिलहाल के लिए छोड़ने के लिए कहा था। जिस दिन इसराइल ने अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू की थी, हमने उनसे कहा था कि कृपया इस क्षेत्र को छोड़ दें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। लेकिन प्रेरणा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी शांति रक्षक सैनिकों को नहीं हटाएगा। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के प्रमुख जियां पियर लाइक्रॉक्स ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से कहा कि यूनाइटेड नेशंस अंतरिम फोर्स यानी कि लेबनान यूनिफिल वहां अपने सैनिकों को नहीं हटाएगा। इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इस मिशन में आर्थिक सहयोग दे रहे देशों का पूरा समर्थन हासिल है।
This was a decision that was very carefully considered based on the number of elements and criteria. जेन पियर लाक्रोइक्स कह रहे हैं ये निर्णय बहुत सावधानी और बहुत विचार विमर्श के बाद लिया गया है। बेशक शांति सैनिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन इसमें कई और चीजें भी शामिल हैं और उनमें से एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की सुरक्षा परिषद के जनादेश के तहत हमें और शांति सैनिकों की निभानी है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। जब सुरक्षा और शांति सैनिकों की रक्षा की बात आती है तो सभी पक्षों से हमारी अपील है कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सम्मान करें। सुमरन, यूनिफिल शांति रक्षक मिशन 1978 में बना था। ये इस इलाके में पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी रोकने और दक्षिणी लेबनान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था। वहीं बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ के बयान के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में लेबनान में 4 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। कई स्कूलों का उपयोग आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है। बेरूत में मौजूद बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड का भेजा ब्यौरा सुनिए। संयुक्त राष्ट्र बहुत साफ साफ कह रहा है कि वो नहीं हटेगा। कल रात न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख ने साफ कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास जनादेश और समर्थन है। उन्होंने कहा, हमें इन चीजों पर निर्णय लेने वाली संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही 39 देशों का समर्थन है जिनके नागरिक यहाँ शांति सैनिकों के रूप में आ रहे हैं और इस मिशन में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र को वहाँ बने रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बावजूद जो कुछ भी चल रहा है उसकी निगरानी करना और नागरिकों की मदद करना हमारा काम है। ये इजराइल नहीं कह सकता कि वो दक्षिणी लेबनान और लेबनानी क्षेत्र छोड़े। इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के उन आरोपों को खारिज किया है कि इस्राएली सेना जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि वो शांति सैनिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है संघर्ष के रास्ते से हट जाना। बीते सप्ताह में 5 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए हैं। तो ये थे बेरूत में मौजूद बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड का भेजा ब्यौरा। और प्रेरणा, यहीं पर बात करते हैं इसराइल और गजा की। तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तरी गजा में भी स्थिति बहुत निराशाजनक है। यहाँ बड़े पैमाने पर विस्थापन भी जारी है, यानी जहाँ एक तरफ दुनिया भर का ध्यान लेबनान की तरफ है, उस तरफ गजा में भी इसराइली हमलों की रफ्तार कम नहीं हुई है, वहाँ तबाही जारी है। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे सुमरन, और परिणाम भी आ गए। अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा आज कर दी गई। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होंगे। मतदान की तारीख 20 नवंबर और मतगणना की तारीख 23 नवंबर होगी। वहीं झारखंड की अगर बात बताऊं तो झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना वही 23 नवंबर को होगी, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह मतगणना 23 नवंबर को होगी। और वहीं राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 में खत्म होगा। इस बीच कांग्रेस ने दोनों राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने मुंबई और कोंकण के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को जिम्मेदारी दी है। सुमरन, बता दें कि आज जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर भी बयान दिया। और आपको याद होगा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम आए तो एग्जिट पोल की कैसी भदपिटी थी, किस तरीके गलत साबित हो गए थे। हाँ, किस तरीके से उस वक्त चर्चा का विषय बन गया था। लोकसभा चुनाव के वक्त भी एग्जिट पोल को लेकर काफी सवाल उठे थे। तो इस बार इस मुद्दे को एड्रेस किया राजीव कुमार ने और कहा कि एग्जिट पोल आपके लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पिछले कुछ चुनाव से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर आत्मचिंतन की जरूरत है कि सैंपल साइज क्या था, सर्वे कहाँ हुआ, रिजल्ट कैसे आया, अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं करता तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि गिनती शुरू होते ही 8:05 और 10 मिनट पर परिणाम आने लगते हैं। ये बिल्कुल नॉनसेंस है।
तो ये बात थी विधानसभा इलेक्शंस की, और फिलहाल इस पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं तो अलविदा कहने का समय आ गया है। ये था आज का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। मुझे यानी सुमरनप्रीत कौर और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।